हेलो एंड वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार। हिमवेदा फिजियोथेरेपिस्ट आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हुआ है, लो बैक पेन जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है। डिस्क कहने का सेंस होता है आपके जो स्पाइनल कॉलम है उनके बीच बीच में छोटे छोटे बोन्स होते हैं। दो बोन्स के बीच में एक बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं डिस्क। और उस डिस्क के कारण से आपकी जो लोअर बैक की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जान लें कि वो होता कहाँ पर है। ये आपका रीढ़ की हड्डी है। इसके बीच में जो ये ग्रीन पार्ट है, ग्रीन दिखाया गया है, ये आपका डिस्क है। डिस्क का बेसिक जो शेप एंड साइज स्ट्रक्चर है इस तरह से होता है। इसके बीच में न्यूक्लियस पल्पोसस है, एक बहुत ही जेली स्ट्रक्चर होता है, और बाहर में एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। सॉफ्ट भी जेली जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे एनुलर लिगामेंट बोलते हैं। इससे ये एक तरह से अपना शेप में होता है। ये दो मनकों के बीच में होता है। पहला ए इसके बीच में होता है, और इसी के पास से नर्व रूट्स बाहर निकलते हैं। जब भी डिस्क पर किसी भी तरह की प्रेशर होती है, ट्रॉमेटिक हो जाए, जैसे आपको चोट लग गई, जिम में इंजरी हो गई आपकी, कहीं पर रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, या आपकी चूक पड़ गई, जैसे आप नहा रहे हैं, मॉर्निंग में आपको झुके और झुक कर उठते समय आपकी कमर में बल पड़ गई, जिसको बोलते हैं कि चूक पड़ गई या झटके लग गए, ये एक्यूट पीआईबीडी इसे बोलते हैं। आपकी जो डिस्क है वो थोड़े समय के लिए इंजरी में चली जाती है। इस समय आपको उसी तरह के सिम्टम फील होते हैं जैसे बाकी किसी को एक साल से जो सिम्टम है। इवन कि कभी कभार अक्यूट पीआईबीडी में ज़्यादा सीवियर सिम्टम दिखते हैं कि आप बिल्कुल हिल नहीं पा रहे और बिल्कुल लॉक हो गए, आपकी कमर बिल्कुल हिल नहीं पा रही है, आप अपने आप को 2 कदम में नहीं लेके जा सकते, बाथरूम में हैं तो बाथरूम में बैठ गए तो आप उठ नहीं सकते। इस सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना अपने आप को, और इसका उस इमरजेंसी टाइम में क्या इलाज है। एक तो आप ऐसे सिचुएशन में कभी भी हीट ना लगाएं। किसी को अक्यूट बैक पेन हुई, झटके लगे, अक्यूट इंजरी हुई, तो आप हीट ना लगाएं, इसमें आप आइस लगाएं और रेस्ट करें। 3-4 घंटे के रेस्ट के बाद ही आप अपने आप को ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र करने का सेंस है कि किसी डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाएं, क्योंकि उस समय इंजरी हो गई होती है तो वो इंजरी मूवमेंट के कारण से बढ़ सकती है। ये डिस्क जो है ये अपना शेप एंड साइज भी कभी कभार चेंज कर देता है, जिसे डिस्क एट्रोफी बोलते हैं। ये अपने शेप एंड साइज से छोटा हो जाता है। बेसिकली इसमें कंटेंट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है, 70-80% तो इसमें वाटर की कंटेंट होती है। और इसकी जो नरिशमेंट होती है वो आसपास के स्ट्रक्चर से होती है, जो इसके आसपास में मसल्स हैं, जो मसल्स की सप्लाई है उसके कारण से होती है। डिस्क में डायरेक्ट इनर्वेशन ब्लड वेसल्स की नहीं होती, सो इसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्लो होती है। और हीलिंग भी तब होता है जब आप इस पर थोड़े थोड़े प्रेशर देते हैं और फिजिक्स काम करता है, जिसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, तो जो ब्लड है वो उस तरफ चला जाता है, और इस तरह से इनकी नरिशमेंट होती है। प्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस केस में, कि जब आप नी अपने लोअर बैक में खड़े होते हैं तो ये हल्का सा दबता है, क्योंकि ये इसका मेन काम ही है कुशनिंग, आपके स्पाइन को कुशनिंग देता है, शॉक अब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है। सपोज कि ये डिस्क यहाँ से बल्ज होकर बाहर आ रहा है, क्योंकि ये 2D डायग्राम है, 3D और 4D डायग्राम नहीं है, तो आप नहीं देख पा रहे कि इसके पीछे में क्या है और आगे में क्या है। साइड साइड से देख रहे हैं और आगे से देख रहे हैं। अब ये साइड से सपोज कि ये बल्ज होकर के यहाँ तक आ जाए ये डिस्क बल्ज होकर के अगर ऐसे बाहर आ जाए, ऐसे बाहर आ जाए, तो ये आसपास के जो नर्व रूट्स हैं उसको दबा देगा। जो नर्व रूट्स आपके पैरों को और कमर के मसल्स को सप्लाई करता है, तो आपको काफ़ी तेज़ पेन होगी। अगर लंबर एरिया में ये प्रेशर हुआ
तो उसको आप साइड का पेन बोलते हैं, क्योंकि वो पीछे पैरों में जाती है, लोअर बैक में भी जाती है, तो आप लोअर बैक बोलते हैं। इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि कौन सा नर्व रूट्स प्रेस होगा तो आपकी सिम्टम कहाँ से कहाँ होगी। सो इसमें करना क्या होता है कि जब भी इस तरह की डिस्क खराब हो जाए, आपका डिस्क प्रोलैप्स हो जाए या डिस्क में इंजरी हो जाए, तो सबसे पहले तो इसकी प्राइमरली डायग्नोसिस होनी बहुत ज़रूरी है कि लोअर बैक में लंबर के 5 जो है L1 L2 L3 L4 L5 एरिया में किस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रेशर है, किस एरिया में नर्व रूट्स दब रहे हैं बिकॉज ऑफ डिस्क प्रोलैप्स। ये डिस्क प्रोलैप्स ग्रेडिंग होती है इसकी, माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। अब जैसे एक जब आप मेरा MRI स्कैन करवाएंगे, उसमें लिखा होगा डिफ्यूज डिस्क बल्ज। डिफ्यूज कुछ नहीं होता, बहुत थोड़े थोड़े से पार्ट आपके डिस्क के अपने शेप एंड साइज से चेंज कर देते हैं, उनका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है और वो आसपास के स्ट्रक्चर को प्रेशर देना शुरू करते हैं, इसे डिफ्यूज बोलते हैं। एक है प्रोट्रूजन, कि यहाँ से प्रोट्रूज हो गया, ये बाहर आ गया ये एरिया और आकर के नर्व रूट्स को दबा दिया उस एरिया में जहाँ पर न्यूरल फोरामिनिया है, जहाँ से नर्व बाहर निकल रही है। तो उसमें बहुत तेज पेन होती है और इसका जो ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी में कि आप डायथर्मी हीट लें, उसको नरिशमेंट के लिए आप पेन कम करने के लिए शॉर्ट वेव, टेंस, IFT, अल्ट्रासोनिक का हेल्प लें और कुछ एक्सरसाइजेस करें ताकि ये फर्दर प्रेशर और बाहर ना जाए, क्योंकि आपका बॉडी वेट के कारण से प्रेशर जा रही है आपके डिस्क के ऊपर, तो आपको इसको भी बचाना है। इस समय आप जब खड़े होते हैं तो लंबर कॉर्सेट ज़रूर पहनें, और लंबर कॉर्सेट पहनने का जो तरीका है वो ये है कि आप लेट करके उसे पहने फिर उठ जाए। जब भी किसी को डिस्क प्रोलैप्स पेशेंट में खड़े होकर लंबर कॉर्सेट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जैसे आप खड़े होते हैं तो आपका वजन आपके डिस्क के ऊपर में आ जाता है, जैसे प्रेशर आती है आप ऊपर से उसे टाइट कर देते हैं, तो जो प्रेशर है डिस्क के ऊपर में इवन और बढ़ जाती है। आपको लेट करके लगाना है, उसका कॉन्सेप्ट ये है, उससे हाइड्रोनेमेटिक प्रेशर बोलते हैं, जो आपके एब्डोमेन और आपके स्पाइन के बीच का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से प्रेशर कम हो जाती है नर्व रूट्स पे। तो इसका ख्याल रखें। अगर आप लेट नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है, और उठ नहीं सकते वो भी बड़ा मुश्किल है आपके लिए, तो आप कोशिश करें कि बैठ करके भी लगा लें। लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जिनका डिस्क प्रोलैप्स है वो लंबर कॉर्सेट लेट कर लगाएं, फिर उसके बाद साइड लेकर उठ जाएं, क्योंकि जब आप लेटते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो ग्रेविटी में नहीं होती, आपका बॉडी वेट नीचे की तरफ नहीं होता। फ्लैट होने पर, लेटने पर ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में आ जाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है उस समय में लंबर कॉर्सेट बेल्ट लगाना, क्योंकि वो फिर नीचे की तरफ आने नहीं देगा आपके बॉडी वेट को, तो आप इजी फील करेंगे। जब भी ये डिस्क प्रोलैप्स हो तो दोनों तरफ से हो रही है या एक तरफ है, इधर राइट साइड में भी है या लेफ्ट साइड में भी है, इसका भी ख्याल रखते हैं। अगर दोनों तरफ में है तो इसमें ट्रैक्शन हमारे पास में होता है फिजियोथेरेपी में, जिसे बोलते हैं ILT, इंटरमीडिएट लंबर ट्रैक्शन, या LT लंबर ट्रैक्शन। एक बार हम ट्रैक्शन दे करके 10 मिनट तक छोड़ देते हैं, उससे लंबर ट्रैक्शन बोलते हैं। जिसमें बीच बीच में गैप देते हैं उसे इंटरमीडिएट लंबर ट्रैक्शन बोलते हैं। तो बीच में प्रेशर छोड़ रहे हैं फिर से दे रहे हैं। कुछ इसमें एक्सरसाइजेस बड़े इफेक्टिव होते हैं, लाइक आप लंबर कर्व जो है आपका, उसको मेंटेन करने के एक्सरसाइजेस करें, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करें, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। डिस्क प्रोलैप्स किस तरफ में है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, या साइड बाई साइड है, इसका डायग्नोसिस के साथ में बड़ा लिंक है। इसलिए मैंने बोला कि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायग्नोसिस होने के बाद ये पता चल जाता है कि आपकी डिस्क स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है या उसके अपोजिट जा रही है, या राइट साइड में जा रही है या लेफ्ट साइड में जा रही है। अगर प्रोट्रूजन है, डिस्क अपने जगह से निकल चुका है बाहर ऐसे,
तो इसमें विशेष ख्याल रखते हैं कि अगर आपने गलत एक्सरसाइजेज किया तो आपको जो सिम्टम है वो बढ़ जाएंगे। इसमें एक्सरसाइजेज क्या ख्याल रखते हैं, अब जो डिस्क है वो अगर आप बॉडी को पीछे से लें तो डिस्क पेट की तरफ होता है। पेट से ले लें तो सबसे पहले डिस्क है, उसके पीछे में स्पाइनल कॉर्ड है। इसका मतलब है कि जब आपका डिस्क प्रोलैप्स हो और वो पीछे की तरफ आए, पोस्टीरियरली आए, इसका मतलब है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रेस होने वाली है। तो उसमें बहुत ही सीवियर सिम्टम आते हैं। तो आप इसमें कभी भी फ्लैक्शन एक्सरसाइजेज ना करें। इसमें जो भी करना है एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज करें, क्योंकि फ्लैक्शन एक्सरसाइजेज करेंगे तो ये डिस्क फिर से दबेगा और वो प्रोट्रूजन और बढ़ेगी। अगर इसकी अपोजिट हो तब करें आप फ्लैक्शन एक्सरसाइजेस। जब पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो तो आप एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करें। जब डिस्क आपका पीछे की तरफ आए, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आए, तो आप एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करें ताकि डिस्क का जो स्पेस जगह है, दो मनके के बीच का जगह है, वो खुले तो आपका डिस्क अपने जगह में आए। अदरवाइज आप डिस्क दो मनकों को या दो बोन्स को या दो जिसे बोलते हैं वर्टेब्री को जब प्रेशर देंगे तो बल्ज वापस उस तरफ जाना स्टार्ट कर देगा जिस जगह में प्रेशर कम है या फिर वो जहाँ तक जा सकता है। तो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करते हैं जब पोस्टीरियरली डिस्क आना स्टार्ट हो जाए। जब एंटेरियरली डिस्क जाए आगे की तरफ तभी इसको ध्यान से करते हैं। कभी कभार साइड बाय साइड डिस्क बल्ज निकल जाता है जिससे आपके जो नर्व रूट्स हैं वो डायरेक्टली प्रेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें आपको विशेष ख्याल रखना है कि उठते समय आपका जो प्रेशर है उस डिस्क बल्ज की तरफ ना हो करके उसके अपोजिट में हो। सपोज कि आपका राइट साइड में रेडिएटिंग वेन है, इसका मतलब है डिस्क का जो बल्ज है ना वो राइट साइड में है। तो आप कभी भी राइट साइड से ना उठें, क्योंकि राइट साइड से उठेंगे तो आप और उसे दबाएंगे। लेफ्ट साइड से उठने की कोशिश करें तो आपको ईजी लगेगा और आप उठ भी पाएंगे, क्योंकि आप अपने स्पाइन को नॉर्मल स्ट्रक्चर में लेकर के आएंगे, प्रेशर कम हो जाएगी। कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जहाँ पर कि दोनों तरफ के आपके लेग में पेन स्टार्ट हो जाती है, राइट में भी हो जाती है, लेफ्ट में हो जाती है। इसे सेंट्रल कॉर्ड कंप्रेशन बोलते हैं कि आपकी डिस्क पीछे की तरफ आकर के स्पाइनल कॉर्ड को ही दबा दिया, या फिर आपके जो डिस्क बल्ज है वो दोनों तरफ चली गई, राइट साइड में भी चली गई नर्व रूट्स में, लेफ्ट में भी चली गई। तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जब भी आप जाएंगे तो इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, असेसमेंट सबसे पहले होती है, एसएलआर टेस्ट होता है। अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब है कि आपकी नर्व रूट पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, आपकी मस्कुलर स्पाज्म बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है। ये इंडिकेट करता है अगर 40 डिग्री से ऊपर ना जाए इसका मतलब है कि आपके नर्व सेट का नर्व पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इसमें मोबिलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं ताकि आपके थोड़े से डिस्क के आसपास के जो जगह हैं वो मोबिलाइज हो जाएं और वहाँ की मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। सेकंड, ट्रैक्शन देते हैं जिससे थोड़ी सी स्पेसिंग हो जाए आपके दो वर्टेब्री के बीच में। थर्ड देते हैं जिसे बोलते हैं एमएफआर, मैनुअल फेशियल रिलीज। जो आपके मसल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा सोर्ड और पेनफुल होते हैं, उसके कारण से भी आपकी टाइटनेस बढ़ जाती है और वो रिलीज नहीं होता। इसमें मेडिसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जिसमें मसल रिलैक्सेंट देते हैं, डेक्लोफेनिक, एक्लोफेनिक और मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं। मसल रिलैक्सेंट भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सेंट्रली एक्टिंग, दूसरा पेरिफेरली एक्टिंग। इसमें जो सेंट्रली एक्टिंग जो मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है ऐसे केसेस में। चलिए, मेडिसिन का काम तो डॉक्टरों का है, वो अपने लेवल पर करेंगे, हमें भी बताना होता है पेशेंट को कि आप क्या ले सकते हैं। थर्ड है आईएफटी और टेंस का। इसमें काफ़ी तेज़ी से सूदिंग इफेक्ट आती है, काफ़ी तेज़ी से पेन कम हो जाता है और आप रिलीफ फील करते हैं, और ये सिम्टोमेटिक भी रिलीफ हो जाती है आपको, और ये परमानेंट भी क्योर करने का एक तरीका है। इसके बाद अल्ट्रासोनिक देते हैं। अल्ट्रासोनिक बेसिकली उस एरिया में देते हैं जहाँ पर कि आपकी डिस्क बाहर आ रही है। तो ये एक तरह की हीलिंग प्रोसेस को भी प्रमोट करता है कि जो इंजर्ड एरिया है वो हील हो जाए और वो अपने वापस उसी जगह पर आ जाए जहाँ पर उसे होना चाहिए, उस डिस्क को। और
पेन भी कम होता है अल्ट्रासोनिक से। इसमें कभी कभार कुछ लोग कपिंग यूज करते हैं, तो उसका विशेष ख्याल रखें। जब भी आपको बहुत ही सीवियर और सीरियस पेन हो तो आप कपिंग ना करवाएं, बहुत अच्छा नहीं होता। कभी कभार इसमें ड्राई नेलिंग करते हैं। ड्राई नेलिंग भी तब करवाएं जब आप देखें कि हमने एक लेवल तक कोशिश किया है और चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि ड्राई नेलिंग करने से क्या होता है ना कि आपकी ना पेन मास्क हो जाती है। आपकी जो प्रोलैप्स है तो वापस आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता। इसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, कोई 3 महीने लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं। लेकिन जब आप ड्राई नेलिंग करवाएंगे ना तो आप पेन को मास्क कर देंगे, आपको पेन पता ही नहीं चलेगा कि पेन हो रहा है, लेकिन स्टिल ये चीज़ें दब रही होती है। कभी कभार एग्रीवेट भी हो जाता है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ड्राई नीडलिंग। अगर कोई एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट है तो ज़रूर करवाएं। अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है और ड्राई नीडलिंग करता है तो उससे बिल्कुल ना करवाएं, वो बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको बेसिक एनाटॉमी नहीं पता स्पाइन की कि क्या करते हैं। कुछ लोग इसमें मैनिपुलेस कैरोप्रैक्टर कर देते हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस। एक तो हमारे देश में इंडिया में कोई भी कैरो की ना कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। जिसने भी सीखा है किसी और से सीखा है, और वो किसी और से सीखा है, और उसने किससे सीखा है ये किसी को नहीं पता। तो जो व्यूअर्स हैं इनको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी कैरो के पास में जाते हैं तो आप उनसे उनका सर्टिफिकेट ज़रूर मांगें या देख लें। जैसे मेरा क्लिनिक है, मेरे क्लिनिक में मेरा सर्टिफिकेट लगा हुआ है कि मैं पीजीएस से पास आउट हूँ, मैंने बीपीटी किया हुआ है, एमपीटी किया हुआ है, ये सर्टिफिकेट मेरे पास में होते हैं। तो उनके पास में वो सर्टिफिकेट भी देख लें, कभी कभार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ऐसे दिख जाता है कि हाँ हम किसके पास में जा रहे हैं, एक कायरो है तो इसने कहाँ से ट्रेनिंग ली हुई है, कहाँ से स्टडी की हुई है। अगर किसी ने ट्रेनिंग ली हुई है उससे बिल्कुल ट्रीटमेंट ना लें। किसी ने स्टडी किया हुआ है उसी से ट्रीटमेंट लें, क्योंकि जिसने स्टडी किया हुआ है उसी को पता है बेसिक एनाटॉमी। ट्रेनिंग वालों को क्या पता, उसने तो किसी को 10,000 या 50,000 रुपये दे करके 2 घंटे के सेशन लेकर के उसने सीख लिया। उसको कुछ नहीं पता कि अंदर में क्या होने वाला है। मेरे से अगर गलती होगी तो हम इसको कैसे फुलफिल करेंगे या पेशेंट को कैसे समझाएंगे। सो इसका ख्याल रखें। वॉकिंग इस समय में बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं होती, लेकिन बिल्कुल बंद भी ना करें। स्पाइन के केस में खड़े होना, अगर आप चल नहीं सकते हैं तो खड़े होएं, हर 2-3 घंटे के बाद आप खड़े होएं। उससे क्या होता है ना कि आपकी जो स्पाइन है ना इसमें काइनेस्थेटिक सेंस होती है। ये काइनेस्थेटिक सेंस क्या है, ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड एक सेंस है जो आपको स्पेस में आपके बॉडी के पोजीशन को बताता है कि आपका जो बॉडी है वो आगे की तरफ झुका हुआ है, पीछे की तरफ झुका हुआ है, राइट है, लेफ्ट है, आपके प्रेशर कितनी आ रही है, जॉइंट्स पर प्रेशर कितनी है। आप फील करते होंगे जब कभी भी आपका पैर सुन्न हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये पैर बहुत भारी हो गया। उसका कारण ये नहीं है कि पैर भारी हो गया या उसका वजन बढ़ गया, 10 किलो से 20 किलो हो गया। जो ये काइनेस्थेटिक सेंस है जो डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ा हुआ है ये अल्टर्ड हो जाता है, ये सही सही इन्फॉर्मेशन नहीं देती। इसलिए खड़ा होना बंद ना करें, कमर की बेल्ट लगाएं। कमर की बेल्ट लगा करके चाहे कैसा भी सीरियस केस हो, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो घर में होंगे नहीं, डॉक्टर के पास में ही होंगे, वहाँ के लिए एक्सक्यूज़ है कि आप कुछ ना करें। लेकिन अगर आप घर में हैं तो कम से कम हर 3 घंटे में एक बार खड़े होएं, पता तो चले कि आपकी बॉडी आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या आप घर में ऐसे ही अपना समय खराब कर रहे हैं। अगर आपकी बॉडी 10 सेकेंड भी होल्ड नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है कि आपको अपने डॉक्टर के पास में जाने की ज़रूरत है। आप घर में क्या कर रहे हैं। सो कमर की बेल्ट लगाकर खड़े होएं, सपोर्ट के साथ में खड़े होएं, एक दो अपने घर में जो हैं उनका हेल्प ले लें। इससे आपको ना प्रेशर जाती है, ब्रेन को अवेयरनेस होती है, ब्रेन को पता चलता है कि आपको किस एरिया में तकलीफ़ है। खड़ा होने से कोई इंजरी नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर मुझे इतनी तकलीफ़ है, इतना डिस्क दबा हुआ है तो खड़ा होने से डिस्क और बल्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी कोई ट्रॉमेटिक इंजरी है तो हो सकता है कि आपके मन के बिल्कुल टूट गए। कहने का सेंस है कि ये जो बोन है ना अलग अलग टूट गए, क्रश हो गए, तो आप घर में तो होंगे नहीं, वो तो सीरियस केस हो गई, वो तो आपके नीचे में पैरालिसिस हो जाएगी जिसे हम पैराप्लेजिक बोलते हैं। तो ये भी एडवाइजेबल नहीं है आपके लिए कि आप पैराप्लेजिक हों और घर में हों। हाँ, आपका अगर डिस्क कोलैप्स हो गया है और मल्टीपल फ्रैक्चर है, सारे नर्व रूट्स दब गए हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी दब गई है और आप पैराप्लेजिक हो गए, काफ़ी समय तक आपने ट्रीटमेंट लिया, रिकवरी
नहीं हो रही है तो डॉक्टर ने आपको घर भेज दिया कि आप घर में जा कर के अपना फिजियोथेरेपी लें, वो एक अलग चीज़ है। आज हम कॉमन लो बैक पेन जो डिस्क के कारण से होती है इस पर डिस्कस कर रहे हैं। जो ये डिस्क है इसका जो एनाटमी है ये भी बड़ा यूनिक है, इसे भी समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि इसके एनुलर फाइब्रोसिस होता है, एनुलर रिंग्स होते हैं, उसमें बीच में न्यूक्लियस प्रोसेस होता है। ज़रूरत से ज़्यादा जब बल्ज होती है तो ये न्यूक्लियस डेविएट हो जाता है वन साइडेड। फिर इसे ठीक करना कंजर्वेटिवली, कंजर्वेटिव का मतलब है कि आप फिजियोथेरेपी, योगा थेरेपी, इन चीज़ों से आप ठीक नहीं कर सकते। आप इसको सर्जरी में ले जाएं और इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है कि आपकी डिस्क प्रोलैप्स बहुत ज़्यादा है, ग्रेड 3 में है, ग्रेड 4 में है और आप घर पर फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। इसमें क्या है ना, समय और पैसा और शरीर का खराबी है। आप सर्जन के पास में जाएँ, आजकल बहुत अच्छी सर्जरी होती है और उससे बोलते हैं MIS, जिसमें दूरबीन से सर्जरी की जाती है और वो डिस्क आपको, इसे बोलते हैं डिस्सेक्टमी, जैसे डिस्क बाहर गया इसको कट करके निकाल देते हैं बाहर और बाकी एरिया को वो सेफ रख देते हैं। कभी कभार बहुत छोटी सी प्रेशर जाती है, पीछे की तरफ आती है वो प्रेशर, तो पीछे में स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है ए, तो ए स्ट्रक्चर है ए, तो इसको ही हम कट कर देते हैं। इसको बोलते हैं लेमिनेक्टमी या पार्शियल लेमिनेक्टमी बोलते हैं। ये भी एक सर्जरी है। कब, बहुत पहले, ये जो नर्व रूट्स हैं जहाँ से नर्व निकल रहे हैं, ये एरिया को बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं न्यूरल फोरामेनियम। तो उसमें कभी कभार प्रेशर ज़्यादा होती है, कुछ ऑस्टियोफाइट्स आ जाते हैं तो कंप्रेशन हो जाती है, तो उसको फाइलिंग करते हैं, उसे बोलते हैं फेनेस्ट्रेशन, कि उस जगह को हमने थोड़ा सा मशीन से सफाई कर दी तो नर्व रूट्स वहाँ पर इजीली ग्लाइड कर रहे हैं, नर्व रूट्स के लिए जगह बन गई। क्योंकि इन सारे एरिया में बीच में आपके ब्लड सप्लाई भी होती है, डिस्क के अंदर में ब्लड सप्लाई नहीं होती। इसका ख्याल रखें कि डिस्क में कोई भी ऐसा ब्लड सप्लाई डायरेक्ट नहीं होता जो डिस्क के अंदर चला जाए, आर्टरी वेन्स जैसे मसल्स में होते हैं। इसलिए मसल्स की रिकवरी अच्छी होती है और डिस्क की रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल से होती है। सो ये है आपका डिस्क, उसका एनाटमी और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, और उस कॉम्प्लिकेशंस के लिए आप फिजियोथेरेपी के पास में आएंगे, फिजियोथेरेपी के पास में आएंगे तो आपको किस तरह के ट्रीटमेंट देते हैं इसका ख्याल रखें। क्या क्या नहीं करना होता, चाहे डिस्क की प्रॉब्लम माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो, फॉरवर्ड बेंडिंग करके किसी वजन को नहीं उठाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिस्क की एक्यूट प्रॉब्लम आती है वो नीचे की तरफ जाने से नहीं, जब नीचे जा कर के जब वापस आ पाते हैं तब होती है। उसमें मसल फाइबर टूट जाते हैं, डिस्क पर प्रेशर चली जाती है, तो आप रेस्ट में जाएं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो हिम्बेदा फिजियोथेरेपी, मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार। आज के समय में अपने पेशेंट को मैं काफ़ी हेल्प करता हूँ इस मामले में, डॉक्टर के साथ में डायग्नोसिस में, उनके साथ में ट्रीटमेंट में, और मैं खुद 2 से 3 क्लिनिक रन कर रहा हूँ। तो मेरे पास में पेशेंट होते हैं तो आप दूसरे पेशेंट से भी मिलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये पेशेंट कैसे ठीक हो रहा है। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ भी आप देखेंगे कि कुछ पेशेंट का इंटरव्यू है कि हाँ भाई कितने कैसे ठीक हो रहा है। डिस्क प्रोलैप्स में या डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम में कभी भी बहुत जल्दी जल्दी ना करें कि 5 दिन 10 दिन में ठीक हो जाए। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने किसी प्रॉब्लम को 1 साल या 2 साल में ख़राब किया है, में ख़राब हुआ है, तो 2 दिन 4 दिन में तो नहीं ठीक होगा, ये संभव नहीं है। डिस्क प्रॉब्लम के साथ साथ में बोन की जो क्वालिटी है वो भी ख्याल रखें, विटामिन डी कम नहीं होना चाहिए, कैल्शियम कम ना हो, आपके मसल्स अच्छे हों तो मसल्स पर भी काम करें, प्रोटीन भी लें, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। वज़न अगर बहुत ज़्यादा है तो कम कर दें, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रेशर है जो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी का और ये हर जगह अवेलेबल है। आजकल फिजियोथेरेपिस्ट हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है पूरे इंडिया में, और बहुत ही अच्छा आज के समय में इसका स्कोप है और पेशेंट को अवेयरनेस भी हो रही है, हमारे सोसाइटी में भी अवेयरनेस हो रही है। इस एरिया में जहाँ मैं हूँ, ट्राई सिटी में, पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ में बेस्ट फैसिलिटी है। पंजाब में कुछ ऐसे शहर हैं जैसे जलंधर है, जलंधर में मेडिकल फैसिलिटी इस नॉर्थ इंडिया में सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं,
हॉस्पिटल्स हैं। इवन कि पंजाब के ही लोगों को नहीं पता कि जालंधर में कितनी अच्छी फैसिलिटी है। तो आप भाग करके बहुत दूर ना जाएं, अपने पास के ही हॉस्पिटल में जाएं और अच्छे डॉक्टर को चूज करें और अपने अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को ही चूज करें, आपका ट्रीटमेंट वहीं पर हो जाएगा। सो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी बताएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।